सो हे द गाइस, वी आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हेल्स पैराडाइज के सीजन नंबर 2 का एपिसोड नंबर 5। बिना किसी देरी के आज का ये जो कमाल का एपिसोड है भाई लोग उसे स्टार्ट करते हैं। भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपनी गावेमारू की टीम थी ना, वो बैठ के अपना प्लान बना रही होती है। उनमें से जो फूजी रहता है ना, वही उन लोगों को प्लान समझा रहा होता है। देखो, अभी की जो हमारी सिचुएशन है ना, वो काफी ज्यादा क्रिटिकल है। इस सिचुएशन में हमें दिमाग से काम लेना होगा, तभी हम यहाँ से बच के निकल सकते हैं। हमारा जो पहला गोल है ना, वो है एलेक्सियर को कैप्चर करना, और दूसरा गोल है इस आइलैंड से सेफली बाहर निकलना। और ये दोनों ही काम करने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। चलो अब मैं आपको वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज आप लोग दिमाग में रख लीजिए। आइलैंड की मिस्ट्रीज के बारे में हमारा जानने का काम नहीं है। हमारा जो गोल है वो इस आइलैंड से बाहर निकलने का है। तो ये चीज अपने दिमाग में गार्ड बांध के रख लीजिए आप लोग। तभी तामे उसे बीच में टोकते हुए बोलता है, तुम स्केप करने की बातें तो कर रहे हो, लेकिन हम लोग इस आइलैंड से स्केप कैसे करेंगे? फूजी उसे रिप्लाई में बोलता है, मे को पता है और मे हमें गाइड करेंगी। फिर जो मे होती है ना, वो अपने फूजी के कान में आके अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलती है, और वैसे ही जो अपना फूजी है वो उसकी लैंग्वेज समझ सकता है, तो उसकी लैंग्वेज को वो ट्रांसलेट करते हुए इन लोगों को बताता है। देखो, जो होराई है ना, वो एक मैसिव सिटाडेल है। देखो, यहाँ की जो मूर्तियां है ना, वो प्राचीन चाइनीज पैंग साम्राज्य से इंस्पायर होकर बनाई गई है। इस जगह को इस तरीके से बिल्ड किया है कि फर्स्ट एम्परर ही एलेक्सियर तक पहुंच सके। मतलब इस चीज से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि होराई के अंदर घुसना और बाहर जाना इम्पॉसिबल नहीं है। और एक और चीज जो हमें दिमाग में रखनी चाहिए, अगर यहाँ से कोई पानी के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो पानी में बिछे हुए जो खतरनाक मॉन्स्टर्स है वो उसकी जान निकाल देंगे। यूजुरिया बोलती है, मुझे लगता है वो जो मॉन्स्टर्स है ना, वो टेंशन से कम खतरनाक होंगे। तभी तामिया बोलता है, मुझे नहीं लगता कि ह्यूमंस छोटी छोटी बोट पर उन मॉन्स्टर्स के सामने सरवाइव कर पाएंगे। अगर कोई महान स्वॉर्ड्समैन भी वहां से गुजरने की कोशिश करे तो उसके भी बचने के चांस 50-50 है। फूजी इन लोगों को रिप्लाई में बोलता है, देखो हमारा जो गोल है ना, वो इस आइलैंड से बाहर निकलने का। हम ये जो आजू बाजू वाली डिफ्लेक्शंस है ना, इनको इग्नोर कर देंगे पूरी तरीके से। हम जाएंगे, सबसे पहले एलेक्सियर को चोरी करेंगे और फिर यहाँ से साइलेंटली बाहर निकल जाएंगे। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना है। होराई के जो बेसमेंट है ना, वहाँ पर बहुत सारी बोट्स है, और वहाँ के जो मॉन्स्टर्स है ना, उन्हें ये बताया गया है कि इस एरिया से जो बोट्स निकलेंगी ना, उनके ऊपर अटैक नहीं करना है तुम्हें। हम उस जगह से बहुत ज्यादा सेफली बाहर निकल सकते हैं। उस गेट का नाम है सुइशे गेट। शियोन बोलता है, इस गेट के बारे में कुछ चीजें मैंने भी सुनी है। अब जो अपनी सागिरी है ना, वो अपनी मे से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि कहाँ पर एलेक्सियर रखा गया है? मे उसे हकलाते हुए जवाब देती है, इन माय रिसर्च लैब। मैंने ये चीज टूटे हुए सेंटेंस में बोली थी, लेकिन ये लोग समझ जाते हैं क्योंकि छोटा सा ही सेंटेंस था ना भाई लोग। अब जो अपना शियोन है ना, वो बोलता है, अब हम लोग दुश्मन की टेरिटरी में घुसने वाले हैं, लेकिन हम लोगों के पास अब ज्यादा समय नहीं है कोई चीज प्रिपेयर करने का। जो अपना शियोन रहता है ना, वो गावेमारू और यूजुरिया को पकड़ता है और उन दोनों से बोलता है, अपनी जो स्पेशल टेक्निक्स है ना, वो हमें सिखाओ। वो दोनों ही अपनी टेक्निक सिखाने के लिए इन लोगों को रेडी हो जाता है। यूजुरिया ने चश्मा पहन लिया था और अपने हाथ में एक स्टिक ले ली थी, और वो पूरी तरीके से एक्ट करने लग जाती है एक स्ट्रिक्ट टीचर के जैसे। उसने केव की वॉल के ऊपर लिख के रखा था, सब्स्टिट्यूशन। देखो स्टूडेंट्स, ये टेक्निक सीखने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा टाव एनर्जी की जरूरत नहीं है। तुम नॉर्मल टाव एनर्जी के साथ भी काम चला सकते हो। बस तुम्हें करना ये कि अपने जो मन है ना, उसे स्थिर रखना है, और फिर देखो क्या हो जाता है। फिर जो अपनी यूजुरिया है ना, वो टेक्निक परफॉर्म करके इन लोगों को दिखाती है। अब यूजुरिया एकदम वहां से डिसअपियर हो गई थी, और यही थी उसकी टेक्निक। और मैं तुम्हें ये चीज बोल रही हूँ, ये जो टेक्निक है ना, ये बहुत काम की है। ये टेक्निक टेंशन्स के ऊपर भी वर्क करती है, और इस टेक्निक की मदद से तुम टेंशन्स के ऊपर छुपकर अटैक भी कर सकते हो। इस टेक्निक को सीखने के लिए सबसे पहला जो तुम्हें काम करना है ना, वो अपनी ब्रीथिंग के ऊपर फोकस करना है। अब ये लोग ब्रीथिंग के ऊपर फोकस करना सीख रहे होते हैं, लेकिन जो अपनी सागिरी रहती है ना, उससे ये चीज हो नहीं रही थी। तो जो अपनी यूजुरिया रहती है ना, वो उसके सर के ऊपर स्टिक से मारती है और बोलती है, ध्यान से करो। दूसरी तरफ जो अपना तामिया था ना, वो मेडिटेशन के बहाने कुछ और ही चीज सोचने लग जाता है। जो यूजुरिया रहती है ना, वो भी उसके सर के ऊपर एक शानदार फटका मारती है। अब जो यूजुरिया है ना, वो वापस से अपना ज्ञान पेलना चालू करती है। तुम लोग अच्छा कर रहे हो, लेकिन एक चीज अपने दिमाग के अंदर रखना, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, लेकिन उस चीज के ऊपर रिएक्ट मत करना। बस मेरी टेक्निक के ऊपर भरोसा रखना। मैंने बोला ना, रिएक्ट मत करना। अब इसके बाद केव के बाहर का सीन दिखाया जाता है,
जहाँ पर जो गावेमारू है ना उसने भी चश्मा पहन लिया था और उसने भी अपनी टीचिंग क्लासेस चालू कर दी थी। देखो, हम टाओ एनर्जी को फिजिकल वेज में भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई बंदे को मार्शल आर्ट्स आता है जैसे कि सोमो, रेसलिंग, जूडो, सो हम उसके लगाए गए फोर्स को ताओ की मदद से डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। देखो भाई, जो अपना हुआजिन मार्शल आर्ट्स है ना और अपना टाओ रोटेशन है वो दोनों ही समान चीज है। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। फिर जो अपना गावेमारू रहता है ना वो अपना नेक डिसलोकेट करके इन लोगों को दिखाता है। ये लोग ये चीज देख के पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं कि गावेमारू ये भी कर सकता है। गावेमारू इन लोगों को बताता है ये सारी चीजें हमें विलेज में सिखाई जाती थी और जो बंदा ये सारी चीजें परफॉर्म नहीं कर पाता था ना उसकी डेथ सबसे पहले होती थी। मैं नेक के साथ अपने शोल्डर्स को भी डिसलोकेट कर सकता हूँ और यहाँ तक कि मैं अपने हार्ट के ऊपर पंच मार के उसको स्टॉप भी कर सकता हूँ थोड़े सेकंड्स के लिए। अब इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोगों की हालत पतली हो गई थी ये सारी चीजें सीखने के बाद। तभी जो अपना तोमा है ना वो तामिया को चिढ़ाते हुए बोलता है कि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अब मैं तुम्हें एक सिंगल हिट मार सकता हूँ। तामिया खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है, बच्चे, अभी जो तूने बोला वो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तू मुझे फाइट के लिए चैलेंज कर रहा है। इसके बाद हमें सागिरी को दिखाया जाता है जो इन सारे लोगों को देखते हुए बोलती है कि अब मैं चाहती हूँ कि हम में से कोई ना मरे, हम सब यहाँ से सेफली बाहर निकल जाए। गावेमारू से रिप्लाई में बोलता है, मैं भी सेम चीज चाहता हूँ। और दूसरी तरफ जो अपना तामिया और वो जो तोमा है ना वो लड़ने के लिए पूरी तरीके से रेडी होते। जो अपनी मे रहती है ना वो उन्हें बोल रही होती है, डोंट फाइट, डोंट फाइट, डोंट फाइट, लेकिन वो लोग उसकी बात थोड़ी सुनते। तभी जो शियोन है ना वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सब लोग यहाँ पर आओ और मेरी बात सुनो। तामिया, तुम यहाँ पर आके खड़े हो जाओ। गावेमारू, तुम भी उसके साथ जाके खड़े हो जाओ। यूजुरिया, तुम और तोमा साथ में खड़े हो जाओ। फूजी, तुम मे के साथ जाके खड़े हो जाओ। और रही बात सागिरी तुम्हारी, तुम मेरे साथ रहो। अब तुम लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि मैंने तुम लोगों को इस तरीके से क्यों खड़ा किया है। ये मैंने इसीलिए किया है कि हम लोग अपने ताओ के एट्रीब्यूट्स को जान सके और सही तरीके से टेंशन के साथ एनकाउंटर कर सके। जैसे कि सागेरी और मेरा वुड एट्रीब्यूट है, गावेमारू और तामिया का जो है वो फायर एट्रीब्यूट है और बाकियों का जैसे कि वाटर, मेटल और अर्थ है। फिर जो अपना शियोन है ना वो जमीन के ऊपर ब्लेड चलाता है और कुछ लिख देता है। वो चीज लिखी होती है रेस्टोरेशन और हिंडरिंग। अगर हम किसी की ताव बढ़ाते तो उसे बोला जाता है रेस्टोरेशन और अगर हम किसी की ताव को घटा देते तो उसे बोला जाता है हिंडरिंग। तभी यूजुरिया उसे बीच में टोकते हुए बोलती है कि क्या तुम जानते हो कि टेंशन्स के क्या एट्रीब्यूट्स हैं? मैं उन लोगों को बोलती हूँ, मुझे पता है। जूफा का फायर एट्रीब्यूट, ताओफाओ का वुड एट्रीब्यूट, जूजिन और रान का वाटर एट्रीब्यूट, गुईफाई का मेटल एट्रीब्यूट और मुडान और रिन का अर्थ एट्रीब्यूट। तभी शियोन बोलता है, अगर फाइट के दौरान तुम अपनी ताव को हिंडरिंग के फॉर्म में यूज करते हो तो तुम अपने अपोनेंट की ताव को काफी हद तक कम कर देते हो। इससे तुम्हारे जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई केस में तुम्हारा अपोनेंट तुमसे ज्यादा ताकतवर निकल जाए, सारी चीजें छोड़ो और वहां से भाग जाओ, क्योंकि यही रास्ता है अपनी जान बचाने का। अब मैंने तुम लोगों को 2 ग्रुप्स के अंदर बांट दिया है। पहली जो ग्रुप है उसके अंदर बहुत ज्यादा ताव एनर्जी है और ये ग्रुप का काम होगा एलेक्सियर को चोरी करना। और रही बात दूसरी ग्रुप की जिसमें ज्यादा लोग रहेंगे लेकिन ताव एनर्जी कम होंगी, वो ग्रुप का काम होगा होराई के बेसमेंट में जाना और स्केप रूट को सिक्योर करना। अब इसके बाद जो अपना तामिया है ना वो अपनी मे से बोलता है, मैंने उस पेड़ वाले मॉन्स्टर से सुना था कि तुम भी इस आइलैंड को छोड़ना चाहती हो। मे हाँ में मुंडी हिला देती है। मेरा मानना ये है कि तुम एलेक्सियर वाले ग्रुप का वेट ही क्यों करो, तुम उनसे पहले ही इस आइलैंड से एस्केप कर जाओ। तभी गावेमारू बोलता है कि मुझे मे से कुछ पूछना है, क्या तुम सच में आइलैंड को छोड़ना चाहती हो? ऐसी कोई चीज है जो तुम्हें आइलैंड छोड़ने से पहले करनी है? मैं जानता हूँ तुम अकेले के दम पे इस आइलैंड से बाहर निकल सकती हो, लेकिन तुम फिर भी इस आइलैंड के ऊपर रुकी हो क्योंकि तुम्हारा एक काम बचा है। सो अगर तुम चाहो तो तुम अपनी जो बची हुई स्टोरी है ना वो हमें बता सकती हो अभी। अपना जो फूजी रहता है ना वो उसकी बात ट्रांसलेट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन जो मे रहती है ना वो उसे मना कर देती है। मुझे एक बार रिन से मिलना है और उससे पूछना है कि उसने इतने सारे लोगों को क्यों मारा, और मुझे ग्रैंड मास्टर सूफू से भी मिलना है और उनसे पूछना है कि उनने रिन को क्यों नहीं रोका। अब जो अपनी मे है ना वो रोते हुए बोलने लग जाती है कि मुझे आइलैंड छोड़ने से पहले एक बार रिन और ग्रैंड मास्टर को देखना है और उन लोगों से पूछना है कि उन लोगों ने बुराई का मार्ग क्यों चुना, और ये पूछने के बाद मैं ये आइलैंड स्केप कर लूंगी और फिर एक नॉर्मल लाइफ जीऊंगी। नॉर्मल लाइफ का नाम सुन के जो अपना गावेमारू है ना उसे उसकी वाइफ की याद आ जाती है। मे बोलते हुए कंटिन्यू करती है, हाँ मैं जानती हूँ ये चीज काफी ज्यादा डेंजरस है, लेकिन गावेमारू क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? गावेमारू उसे बोलता है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा।
अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें टेंसन का महल दिखाया जाता है, जहाँ पर जो सारे के सारे टेंसन थे ना, वो एक रिचुअल को परफॉर्म कर रहे थे जिसका नाम था सेज रिचुअल। अब रिचुअल खत्म होने के बाद जो अपना आजा रहता है ना, वो पूछता है कि रिचुअल का फायदा क्या है। ताउफा उसे रिप्लाई में बोलती है, जब भी कोई नया डोशी या फिर कोई नया बंदा इस पैलेस के अंदर आता है ना, तो हम ये रिचुअल परफॉर्म करते हैं। तभी जो एक पीले बाल वाला टेंसन है ना, उसको अपने आजा से पता नहीं क्या खुंदस होती है, तो वो अपने आजा के ऊपर सडनली अटैक कर देता है। आजा उसके अटैक को बड़े आराम से ब्लॉक कर लेता है। फिर आजा उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, क्या बात है, अब तो मैं तुम्हारे अटैक्स भी देख सकता हूँ। तभी जो रिन रहता है ना, वो चिल्लाते हुए बोलता है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, वो मेरा एक्सपेरिमेंट का प्रोडक्ट है, और तुम आजा, तुम अब मुझे फॉलो करो। जाते वक्त जो अपना आजा रहता है ना, वो अपने हाथ को देखता है जिसके ऊपर इंजरी हुई होती है। उस टाइम वो ये सोच रहा होता है कि पहले मैं इन लोगों के सामने काफी ज्यादा कमजोर था, लेकिन अब नहीं, अब मैं इनके जितना ही ताकतवर बन रहा हूँ। और इतना ही बोलने के बाद वो जो अपना हाथ है ना, उसको रीजनरेट कर लेता है। फिर वो एक बार रिन की तरफ देखता है। रिन का जो ताओ एनर्जी थी ना, वो उसकी ताओ एनर्जी से 100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल थी। ये देखकर वो अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर मुझे इस बंदे को हराना है ना, तो पहले मुझे इसकी वीकनेस और जाननी होंगी, फिर ही मैं इसको हराने के बारे में सोच सकता हूँ। अब इसके बाद जो अपना रिन रहता है ना, वो उसे अपनी रिसर्च लैब के अंदर लेके चले जाता है। रूम के अंदर एक बहुत बड़ा सा फ्लावर था, जिसको देख के जो अपना आजा है ना, वो शॉक हो जाता है। वो अपने रिन से पूछता है कि ये क्या चीज है। रिन उसे बताता है कि इसका नाम है व्हाइट युआन फ्लावर। तान एक स्पेशल टाइप की ताव होती है जो कि ह्यूमंस के अंदर से एक्सट्रैक्ट की जाती है, और फिर वो ये फ्लावर का रूप ले लेती है। बट एक सिंगल ह्यूमन से थोड़े से अमाउंट की ही तान एनर्जी निकल पाती है। और रही बात बनको की, तो बनको के अंदर से काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ तान एनर्जी निकलती है। पर क्या कर सकते हैं, तान एनर्जी को कैद करना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए हमने जो तान एनर्जी है ना, उसे फ्लावर के फॉर्म में कंडेंस कर दिया है, और सालों से ये जो फ्लावर्स है ना, ये ह्यूमन की तान एनर्जी के ऊपर जीता है। और इस फ्लावर को अमर बनाने के लिए मुझे एक स्पेशल टाइप की ताव एनर्जी की जरूरत है, और ये एनर्जी मैं तुम्हारे अंदर से एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जान नहीं लेने वाला हूँ, बस मैं तुम्हारे ऊपर सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। और साथ ही साथ तुम अपनी बॉडी को रीजनरेट करते भी रहोगे, जिसकी वजह से जो तुम्हारी ताव एनर्जी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। आसान शब्दों में कहूँ तो इसका मतलब ये है कि तुम अपने आप को ही ट्रेन कर रहे हो। इसके बाद हमें गावेमारू को दिखाया जाता है उसके दोस्तों के साथ, जिसमें थी सागेरी, युजुरिहा और मे। ये लोग टेंसन पैलेस के अंदर इन्वेजन करने जा रहे थे। उस मोमेंट पर हमें गावेमारू की एक पास्ट मेमोरी दिखाई जाती है, जिसमें गावेमारू इन लोगों को बोलता है, जो भी करना है हमें आज रात को ही करना होगा। हमारे पास सिर्फ रात का ही समय, जिसमें हमें उस एलेक्सियर को चोरी भी करना है और यहाँ से बच के भी निकलना है। मैं बोलती है, गावेमारू की बात बिल्कुल सही है, हमें उसके प्लान के साथ चलना चाहिए। और वैसे भी जो ताओ एनर्जी है ना, वो रात में सबसे ज़्यादा कम रहती है, तो हमारा उनके ऊपर अटैक करना काफ़ी ज़्यादा सही डिसीजन होगा। अब सागेरी उन सब लोगों को मोटिवेट करते हुए बोलती है, अब बहुत दिनों से हमने रेस्ट कर लिया, अब बारी है कुछ एक्शन करने की। गावेमारू को भी उसकी वाइफ की याद आती है, और वो भी पूरी तरीके से मोटिवेट हो जाता है और रेडी हो जाता है ये मिशन को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद सीन प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाता है, जहाँ पर जो गावेमारू की टीम थी ना, वो होराई के अंदर घुस गई थी। तभी जो गावेमारू होता है ना, वो एक पेपर की स्लिप को निकालता है और उसे जला के हवा में फेंक देता है, जो कि एक सिग्नल का काम करती है उसके बाकी दोस्तों के लिए, जो उन लोगों को एक मैसेज दे देती है कि गावेमारू की जो टीम है ना, वो अंदर पहुंच चुकी है, तो हमें भी अपना मिशन स्टार्ट कर देना चाहिए। अब इस मोमेंट पे हमें इन लोगों की एक और पास्ट मेमोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर जो अपना फूजी रहता है ना, वो केव की वॉल के ऊपर कुछ चीजें ड्रॉ कर रहा होता है, शायद तक कि ये होराई का मैप है। फूजी बोलता है, होराई दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, एक उसका इंटीरियर पार्ट, एक उसका एक्सटीरियर पार्ट। जिस पार्ट में हमने मुडान के साथ फाइट करी थी ना, वो था उसका एक्सटीरियर पार्ट। और रही बात इंटीरियर की, जो कि टेंसन का महल है, जो कि 7 पार्टों के अंदर डिवाइड है। अब जो मे है ना, वो हर एक पार्ट के बारे में इन लोगों को बताना शुरू कर देती है। टेंसन्स के महल की जो बनावट है ना, वो इस तरीके से करी गई है कि हर एक जो कमरा है ना, वो उसका खुद का डिफरेंट ट्रेनिंग स्टाइल दर्शाता है। पहला रूम, जिसे बूचू प्लेस कहा जाता है, इस प्लेस का इस्तेमाल इंटरकोर्स करने के लिए किया जाता है, और ये प्लेस का इस्तेमाल मैक्सिममली जूफा और टाउफा करते हैं। इसके बाद आता है अगला रूम, जो कि स्पेशलाइज है ब्रीथिंग टेक्निक को सीखने के लिए, और ये रूम इस्तेमाल करता है अपना जूजन। इसके बाद वाली जगह का नाम है ड्विन पैलेस। इस जगह में मैक्सिमम फिजिकल एक्सरसाइज की जाती है, और ये जगह अपने रान की है। इसके बाद आता है सुत्सु पैलेस, जो कि मेडिटेशन के लिए बना है, और यहाँ पर रहता है गुइफा। फिर इसके बाद आता है सूतन पैलेस। ये पैलेस को बनाया गया था टाओ एनर्जी के प्रेशर को सीखने के लिए और उसके ऑर्गन्स के बारे में जानने के लिए, और इस जगह पे मुडान रहता था।
और इसके बाद जो तुम आखिरी वाली जगह देख रहे हो ना, वो है रिन का पैलेस, यानी कि रिन की रिसर्च लैब, और उसी के अंदर रखा गया एलेक्सियर को। और एक और ज़रूरी चीज़ मैं तुम लोग को बता देती हूँ, रात के समय में रिन अपनी रिसर्च लैब के अंदर रहता नहीं है, तो वो रिसर्च लैब खाली होंगी। अब गाबेमारू बोलना शुरू करता है, हम लोग मिशन पे तो जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान तुम लोग रखना, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें फाइट को अवॉइड करना है, हमें टेंशन के साथ फाइट नहीं करनी है। और मैं होप करता हूँ कि तुम लोग मेरी ये बात समझ चुके होंगे। तभी तोमा बोलता है कि टेंशन का पैलेस बहुत ज़्यादा बड़ा है, हमें तो पता भी नहीं है कि सही ढंग से रूम्स कहाँ पर बने गए हैं, तो हम रिन की रिसर्च लैब ढूंढेंगे तो ढूंढेंगे कैसे? तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या? इसके बाद सीन प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाता है, जहाँ पर जो अपना गाबेमारू है ना, वो अपनी टाउ एनर्जी की मदद से ढूंढने की कोशिश करता है कि रिन की जो रिसर्च लैब है वो किधर है। और यही सिमिलर काम अपनी मे भी कर रही होती है, लेकिन मे जैसे एक रूम के अंदर झांकती है ना, तो उसे वहाँ पर बहुत सारी ह्यूमंस की डेड बॉडी दिखती है, जिसको देख के जो अपनी मे है ना, वो काफी ज्यादा डर जाती है। गाबेमारू बोलता है, टेंसन्स के पैलेस के अंदर इन्विजन करने से पहले हमें ये जो नीचे के जितने सारे डोशीज है ना, इन्हें मारना होगा। सो यूजुरिया, तुम तैयार हो जाओ, अब बारी है हमारे अटैक करने की। अब जो गाबेमारू की टीम है ना, वो जमीन के ऊपर लैंड हो जाती है, और वो लोग एक एक करके जितने भी दोषीज है ना, उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। वो लोग अपना काम इतने ज्यादा साइलेंटली कर रहे थे ना, कि जो बाकी दोषीज है उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि जो पहले वाले दोषीज है ना, वो गए तो गए किधर। गाबेमारू और यूजुरिया ने मिलकर ऑलमोस्ट वहां पर जितने सारे दोषी गार्ड्स थे ना, उन सबको निपटा दिया था। अब जो गाबेमारू की टीम है ना, वो एक रूम तक पहुंची थी। इसके बाद जो अपना गाबेमारू है ना, वो उस रूम के अंदर अपनी पावर्स की मदद से देखने लग जाता है, यानी कि अपनी टाउ एनर्जी की मदद से। स्टार्टिंग में तो उसको रूम पूरा खाली दिख रहा था, वहां पर उसको कोई भी टाउ एनर्जी का क्लू नहीं दिख रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके जो रूम का सेंटर पॉइंट है ना, वहां पर टाउ एनर्जी जमा होने लग जाती है। गाबेमारू को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी वहां पर हमें एक टेंशन को दिखाया जाता है, जो कि वो एनर्जी जमा होने की वजह से अपीयर हो गया था। ये जो टेंशन है ना, इसका नाम रान है। रान बोलता है, मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था, जल्दी से अंदर आ जाओ। मैं ये बात सोच ही रहा था कि इन लोगों को इतनी सारी चीजें इस पैलेस के बारे में किसने बताई होंगी, और मेरा शक गलत नहीं था, इसके पीछे तो मेरी छोटी बहन है। हमें एक इंफॉर्मेशन मिली है, जिसके अनुसार ये जो आइलैंड है ना, इसके ऊपर 20 लोग और आए हैं, जो कि एकदम एक्सेप्शनल एबिलिटीज को होल्ड करते हैं। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो उनके पास भी एक हाई अमाउंट ऑफ टाउ एनर्जी है। अब जो अपना रिन है ना, वो अपने आजा से पूछता है कि ये सारे जो लोग यहाँ पर आए हैं, ये क्या तुम्हारे दोस्त है कि तुम्हारे दुश्मन है? आजा उसे रिप्लाई में बताता है कि ये लोग मेरे दोस्त नहीं है, ये सब मेरे दुश्मन है। तुम्हें एक और चीज़ मैं बताऊँ, मैं मेरे भाई का जो टाउ एनर्जी है ना, उसे फील कर सकता हूँ, वो शायद तक के मेरे आसपास है। सो ये चीज़ को सुन के जो अपना रिन है ना, वो समझ जाता है कि जिन लोगों ने मुडान को मारा था ना, उन लोगों ने हमारे पैलेस के अंदर भी इन्वेजन कर दिया है। सो जो रिन रहता है ना, वो अपने बाकी टेंशन दोस्तों को ऑर्डर दे देता है कि जाओ और उन लोगों को पकड़ो। तभी जो रान रहता है ना, वो उसे बोलता है कि तुम क्या हम लोगों को भेज रहे हो उन लोगों को पकड़ने के लिए, मैं डोशीज को ऑर्डर दे देता हूँ, वो लोग संभाल लेंगे उन लोगों को। तभी आजा बोलता है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ चुनिंदा दोषी उन लोगों को संभाल सकते, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। वो लोग बहुत पावरफुल है, तो उनकी ताकत को अंडर एस्टिमेट मत करो। ये सब सुन के जो रिन रहता है ना, वो उन सारे टेंशन्स को ही बोलता है कि तुम लोग जाओ और उनके ऊपर अटैक करो, उन सबको पकड़कर मेरे पास लेकर आना, जिसकी मदद से मैं उन सब के अंदर से बहुत सारी टाउ एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, और इसके बाद हम हेकीजी रिचुअल को परफॉर्म करेंगे। अब इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर वो जो रान है ना, वो इन लोगों को बताता है, देखो यार, तुम लोग मेरा ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, तुम लोग चुपचाप सरेंडर कर दो, क्योंकि मुझे हेकीजी रिचुअल को परफॉर्म करना है। सागेरी उससे पूछती है कि हेकीजी रिचुअल क्या है। रान उसे बताता है, हेकीजी एक स्पेशल टाइप का रिचुअल है, जिसमें जो ताओ एनर्जी है ना, उसके एट्रीब्यूट्स को बढ़ाया जा सकता है। और अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो तुम्हारे जो दोस्त लोग हैं ना, उन्हें हम पहले अलग करेंगे एक दूसरे से, और तुम्हारे हर एक दोस्त के सामने हमारा एक टेंशन उतरेगा, और इस प्लान के साथ हम बड़े आराम से हर एक ह्यूमन को कैप्चर कर लेंगे। और जैसा प्लान अपने रान ने सुनाया था ना, होता भी वही है। शॉन के सामने भी टेंशन्स आ गए थे, और जो अपना तामिया है ना, उसके सामने भी टेंशन्स आ गए थे। और अब रान बोलता है, बाकी जो टेंशन्स है ना, उन लोगों ने तुम्हारे दोस्तों को घेर लिया होगा, और मैंने तुम लोगों को घेर लिया, तो अब जो मेरा मास्टर प्लान है ना, उसे शुरू करता हूँ। So with this guys, we have completed our episode number 5 of Hell's Paradise. So भाई लोग, एपिसोड कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। वीडियो में अगर कोई भी कमी होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। टेक केयर एंड गुड बाय। बाय बाय भाई लोग।